नेतन्याहू ने तैयार किया सबसे खौफनाक प्लान। अगले 48 घंटे में बदलेगा लेबनान का नक्शा। चौबीस घंटे 200 ठिकाने। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन है जहां हर टारगेट पहले से तय है, हर लोकेशन पहले से ट्रैक की गई है। चौबीस घंटे में 200 ठिकाने। ये युद्ध नहीं, ऑपरेशन है। हिजबुल्लाह पर सर्जिकल स्ट्राइक या पूरी सफाई? क्या इजराइल डेटा वॉर जीत रहा है? क्या यह मिडिल ईस्ट का सबसे तेज हमला है? इजराइल की वायुसेना चुन चुन कर टारगेट को तबाह कर रही है। हर टारगेट को लॉक करके उड़ाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद की सरकार, इराक में मिलिशिया, यमन में विदेशी ताकतें और खुद ईरान। वो हमें झुकाना चाहते थे और अब हम उन्हें झुका रहे हैं। उन्होंने हमें तबाह करने की धमकी दी थी और अब वे खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। नेतन्याहू खुद को इजराइल का सबसे बड़ा सुरक्षा योद्धा बता रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का एक मिशन बताया और वो था ईरान कभी परमाणु ताकत हासिल ना कर सके। अब वो कह रहे हैं कि ये मिशन पूरा हो चुका है। वो बार बार हमने, मैंने, हम, पहल करने वाले पहले लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो अपनी इमेज इतिहास में ऐसे दर्ज करवाना चाहते हैं कि लोग उन्हें ऐसे लीडर के रूप में याद करें जो ईरान को रोकने में कामयाब हुआ। चुनाव प्रचार खत्म होने का जिक्र शुरुआत में ही करना ये संकेत है कि वो चुनावी मैदान में मजबूत पोजीशन में हैं और जनता को याद दिला रहे हैं कि मैंने जो वायदा किया था वो पूरा कर दिया। अब ईरान पहले जैसा नहीं रहा। इजराइल अब वो पुराना इजराइल नहीं रहा। जिन्होंने हमें तबाह करने की हिम्मत की थी, वो अब अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू के बयान में एक छिपा हुआ डर भी है। एक ऐसी चिंता है जिसे वो अपने बयानों में दोहरा रहे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी नेतन्याहू का मिशन अधूरा है। वो खुद कह रहे हैं अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मतलब वो जानते हैं कि हिजबुल्लाह अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। रॉकेट अटैक अभी भी हो रहे हैं। ईरान का जवाबी हमला या सीज फायर तोड़ना, वो इस रिस्क को समझते हैं। इसीलिए अमेरिका को साथ रखने पर जोर दे रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर इजराइल के अंदर युद्ध की थकान, कैजुअल्टी और आर्थिक बोझ, इसीलिए बहादुर सैनिकों और शहीदों का जिक्र करके मॉरल हाई रखना चाहते हैं। डर की दीवार तोड़ने वाले हम पहले लोग थे। हमने खुद ईरान के अंदर जाकर एक्शन लिया। अगर 1 साल पहले मैंने आपसे कहा होता कि हमारे पायलट ईरान के आसमान में उड़ान भरेंगे, तो भला कौन मेरी बात पर यकीन करता। और ये कि अमेरिका हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगभग 40 दिनों तक हमारे साथ मिलकर लड़ेगा, इस बात पर भला कौन यकीन करता। लेकिन हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठा है। पिछले 24 घंटे में उसने उत्तरी इजराइल पर 40 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। सफेद और नहारिया में हमले हुए हैं। इस हमले में नहारिया में 1500 साल पुरानी बाइजेंटाइन चर्च को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा, इजराइल हमें तोड़ नहीं पाएगा,
हमारा प्रतिरोध जारी रहेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही कह रही है। इजराइल के दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह का 1.5 लाख मिसाइलों का जखीरा अब काफी हद तक तबाह हो चुका है। आईडीएफ ने दावा किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की फायरिंग क्षमता को 60 से 70% तक कम कर दिया है। लेबनानी मीडिया और अस्पतालों के आंकड़ों के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। लेबनान सरकार का आरोप है कि कई हमले सिविलियन इलाकों में भी हुए, जबकि इजराइल कह रहा है कि उन्होंने सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को ही अपने टारगेट पर लिया है। हिजबुल्लाह के पास करीब 70,000 से 1 लाख लड़ाके हैं। इनमें से 40 से 50,000 एक्टिव फोर्स है, जबकि 30 से 50,000 रिजर्व फोर्स हैं। इजराइल की सेना दावा कर रही है कि उसने हिजबुल्लाह की फायरिंग क्षमता को 60 से 80% तक कम कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी रॉकेट हमलों से इजराइल की नींदें उड़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से पहले हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें मौजूद थी। अक्टूबर में दावा किया गया कि उसके पास 75,000 मिसाइल और रॉकेट बचे हैं। अब आईडीएफ दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 20 से 25,000 मिसाइलें ही बची हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह रोजाना 12 से 15 रॉकेट दाग सकता है, जबकि अभी भी उसके पास सैकड़ों गाइडेड मिसाइलों का स्टॉक बचा हुआ है। हालांकि ज्यादातर मिसाइलें शॉर्ट या मीडियम रेंज की हैं, मतलब 80 से 200 किलोमीटर की रेंज की। लेकिन हिजबुल्लाह का एडवांटेज ये है कि उसकी जंग उसके पड़ोसी इजराइल से ही है और उसकी मिसाइलें इजराइल के किसी भी इलाके को टारगेट कर सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि इजराइल के हेलीकॉप्टर से फाइटर लेबनान बॉर्डर पर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और बॉर्डर इलाके में इजराइल के हमलों का जवाब देना हिजबुल्लाह के लिए ज्यादा आसान है। क्या इजराइल अब नई जंग खोल रहा है? हिजबुल्लाह के बाद अगला निशाना कौन? हिजबुल्लाह पर लगातार हमले, सैकड़ों ठिकाने तबाह। लेकिन अब सवाल बदल चुका है। क्या यह ऑपरेशन सिर्फ एक संगठन तक सीमित रहेगा या फिर इजराइल अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने निकला है? अब इजराइल के सामने एक बड़ा विकल्प है। क्या वो सिर्फ लेबनान में रहेगा या फिर जंग का दायरा बढ़ाएगा? क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान में है, लेकिन उसका नेटवर्क सीरिया, इराक और यमन तक फैला हुआ है। अगर ऑपरेशन बढ़ता है तो ये हमला मल्टी फ्रंट वॉर में बदल सकता है। सीरिया लंबे समय से इजराइल के लिए एक साइलेंट फ्रंट रहा है। यहां हथियारों की सप्लाई होती है, मिलिशिया एक्टिव हैं। अगर इजराइल ने यहां खुलकर हमला शुरू कर दिया तो जंग का दायरा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दूसरा बड़ा एंगल है रेड सी। यहां पहले से ही शिपिंग पर खतरा दिखा है। अगर हालात बिगड़े तो समुद्री रास्ते प्रभावित होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड पर असर पड़ेगा। यानी ये जंग एक बार फिर समंदर तक फैल सकती है। लेकिन अगली जंग सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं होगी, वो होगी साइबर स्पेस में। कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर ग्रिड, बैंकिंग नेटवर्क। अगर ये टारगेट बने तो बिना बम गिराए भी पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। आज की जंग में सिर्फ गोलियां नहीं चलती, नैरेटिव भी चलता है। दोनों तरफ अपने अपने दावे, अपने अपने वीडियो, अपनी अपनी सच्चाई। असली लड़ाई अब ये है कि दुनिया किस पर भरोसा करती है।
हर स्ट्राइक, हर धमाका अपने पीछे छोड़ता है टूटी हुई इमारतें, घायल लोग, बिखरे परिवार और सवाल ये भी कि इस जंग की असली कीमत कौन चुका रहा है। लंबी जंग का एक असर होता है थकान। थकान सैनिकों की, सिस्टम की, समाज की, और यही वो मोड़ होता है जहां फैसले बदलते हैं। इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा खतरा आखिर क्या है? एक गलती, एक गलत हमला, एक गलत टारगेट और पूरी जंग अचानक बदल सकती है। क्या शांति की डील सिर्फ दिखावा, जंग रोकने की कोशिश या भड़काने की? लेबनान में हमले जारी हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक रुक नहीं रही, लेकिन इसी बीच एक और मोर्चा खुला हुआ है, डिप्लोमेटिक मोर्चा, जहां बंदूकें नहीं बल्कि शर्तें चल रही है। इस पूरे संघर्ष में पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है। और पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच संवाद, एक व्यापक सीज फायर की रूपरेखा और सबसे अहम, लेबनान को भी उसी डील में शामिल करना। लेकिन यहीं पाकिस्तान का डबल गेम एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान जिस डील की बात कर रहा है उसमें लेबनान शामिल है, लेकिन इजराइल ने क्या कहा? लेबनान अलग मुद्दा है। यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी समस्या है। टेबल पर जो तय हो रहा है वो जमीन पर लागू नहीं हो रहा। ईरान ने लेबनान में सीज फायर का मुद्दा उठाया तो इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, या तो डील पूरी तरह तय नहीं हुई या हर पक्ष उसकी अपनी व्याख्या कर रहा है। और इस पूरी डील में अमेरिका की भूमिका आखिर क्या है? अमेरिका की रणनीति बिल्कुल सीधी नहीं है, कंफ्यूज करने वाली है। अमेरिका क्या चाहता है? युद्ध सीमित रहे, ईरान सीधे शामिल ना हो, तेल सप्लाई प्रभावित ना हो। इसीलिए अमेरिका एक साथ दो चीजें कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है और ईरान को मैसेज भी दे रहा है। We just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. इसे कहते हैं दोहरी रणनीति। अब सबसे अहम सवाल, ईरान सीधे युद्ध में क्यों नहीं कूद रहा? इसके पीछे 3 वजह हो सकती है। सीधी जंग मतलब बड़ा रिस्क, अमेरिका सीधे शामिल हो सकता है। दूसरा, प्रॉक्सी वॉर, प्रेशर भी बना रहे और उसकी जंग भी जारी रहे। मतलब ये कि हिजबुल्लाह के जरिए बिना सीधे भिड़े दबाव बनाना। और तीसरी वजह, आर्थिक दबाव, मतलब ईरान पहले से ही कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। सीधी जंग हुई और ये जंग लंबी चली तो अमेरिका और इजराइल के मुकाबले ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए ईरान अब वेट एंड वॉच मोड में है। अब असली टकराव यही है, जमीन पर हकीकत बनाम डिप्लोमेटिक बातचीत। जमीन पर बम गिर रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं और टेबल पर शांति की बात हो रही है, और यही जंग को और लंबा बना रहा है। इन दौर az मुज़ाकरात बाद az कूटनीति कभी समाप्त नहीं होती। कूटनीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और उनकी रक्षा करने का एक साधन है, और राजनयिकों को हर परिस्थिति में, चाहे युद्ध काल हो या शांति काल, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ममलू वज़ न बेएतमादी। इजराइल की एक लाइन बिल्कुल साफ है, जब तक हिजबुल्लाह कमजोर नहीं होता तब तक कोई स्थायी शांति संभव नहीं। यानी इजराइल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पहले हासिल करना चाहता है और डिप्लोमेसी बाद में। अब सवाल यह है कि सीज फायर इतना मुश्किल क्यों है? इसके पीछे 4 वजह है। इसमें कई दावेदार हैं। सिर्फ 2 देश नहीं, कई देश और संगठन शामिल हैं। हर कोई सीज फायर को अलग तरह से देख रहा है। कोई भी पहले रुकने को तैयार नहीं है। जब तक हमले जारी हैं, बातचीत कमजोर रहेगी।
अब वापस पाकिस्तान की बात। उसकी कोशिश है कि वो एक ब्रिज बने, लेकिन कई मोर्चों पर वो भरोसे के लायक ही नहीं है। इजराइल उसे स्वीकार ही नहीं करता, उसका प्रभाव सीमित है और ग्राउंड पर उसका कोई कंट्रोल भी नहीं। इसीलिए पाकिस्तान की मध्यस्थता अभी तक असर नहीं दिखा पा रही। अब आगे क्या होगा, इसकी 3 संभावनाएं दिखती है। सीमित सीज फायर, मतलब ये कि कुछ समय के लिए तनाव कम हो सकता है। जंग भी और बात भी, मतलब हमले जारी रहेंगे और बातचीत साथ साथ चलेगी। जंग और भड़केगी, मतलब अगर ईरान कूदता है तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। अब तस्वीर साफ है, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत से भी लड़ी जा रही है, लेकिन दोनों देशों की दिशा अलग है। तो सवाल यही है, क्या डिप्लोमेसी जंग को रोक पाएगी या जंग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब उसे रोकना बहुत मुश्किल है? क्या ये जंग अब कंट्रोल से बाहर जा रही है? क्या इस जंग को अभी भी रोका जा सकता है? अब इस पूरे संघर्ष में एक और फैक्टर तेजी से उभर रहा है, काबू में जंग। यानी क्या इस जंग को सीमा के अंदर रखा जा सकता है? अभी तक इजराइल ने टारगेटेड स्ट्राइक की है, हिजबुल्लाह ने सीमित जवाब दिया, लेकिन खतरा कहां है? अगर एक बड़ा मिसाइल हमला होता है या किसी बड़े शहर को निशाना बनाया जाता है तो जवाब भी उतना बड़ा होगा और यहीं से जंग का लेवल बदल सकता है। इस तरह के संघर्ष में सबसे बड़ा खतरा होता है चेन रिएक्शन। एक हमला, फिर जवाब और फिर उससे बड़ा जवाब, और धीरे धीरे पूरा इलाका जंग में खींचता चला जाता है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या सिर्फ सैन्य ताकत इस समस्या का हल है? इजराइल ने सैकड़ों टारगेट हिट किए, नेटवर्क कमजोर किया, लेकिन क्या इससे हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इतिहास कहता है कि ऐसे संगठन सिर्फ हमलों से खत्म नहीं होते, और यही वो जगह है जहां डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है। लेकिन डिप्लोमेसी कब काम करती है? जब दोनों पक्ष रुकने को तैयार हों, और अभी तो कोई भी पक्ष पहले रुकने को तैयार नहीं। तो अब हालात ऐसे हैं कि जंग जारी है, बातचीत भी जारी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, और यही इस संघर्ष को सबसे ज्यादा खतरनाक बना रहा है। 24 घंटे में 200 ठिकाने, नेतन्याहू का सबसे खौफनाक प्लान और लेबनान के नक्शे को बदलने की तैयारी। क्या हिजबुल्लाह टूट जाएगा या और खतरनाक हो जाएगा? क्या ईरान अमेरिका का सीज फायर टूटने वाला है? यही बड़ा सवाल है।